डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उसका विश्वास दुगना इसी हैरानी में। लेकिन खाली उसकी मुट्ठी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एस्पिरेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर चल रही होगी। इस आशा के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर सीरीज सेंटर फॉर एम्बिशन इंडिया दिस वीक। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ। अच्छी न्यूज़ इन टर्म्स कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस अब यूएसए के साथ भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो दिस न्यूज कैन कॉरेस्पॉन्ड टू योर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की ये न्यूज है। यहां पर भारत, इंडिया एंड यूएसए की ट्रेड डील के बारे में एक अपडेट है। ट्रेड डील, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया जो है अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा था, क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। लगभग 50% तक का टैरिफ जो था इंडिया के ऊपर लगा हुआ था। इसके चलते इंडिया अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा था। हमने ओमान के साथ सेपा साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। हमने ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। न्यूजीलैंड के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो इसके चलते क्या हुआ, यहां पर यूएसए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि इंडिया अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा था और हमारे और यूएसए के टाइज जो थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बायलैटरल टाइज थे, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस और अनस्टेबल हो रहे थे। इसी के चलते क्या न्यूज आई है कि कल एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच। यहां पर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में डिसीजन लिया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 50% टैरिफ्स इंडिया पर लगाए हुए थे, वो टैरिफ्स को घटाकर 18% टैरिफ कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरी खबर आ रही है, यूएस टैरिफ ऑन इंडिया रिड्यूस्ड, घट चुके हैं टू 18%, सेज मोदी एंड ट्रंप। ये दोनों जो लीडर्स हैं, इंडिया के लीडर नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया हैंडल्स पर यहां पर यह जानकारी साझा करी गई। और यहां पर हम दोनों के स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है वी एग्री टू अ ट्रेड डील। हम एक ट्रेड डील के लिए एग्री हो गए हैं। हम कौन? यूएसए एंड इंडिया, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ट्रेड डील के लिए यहां पर रेडी हो चुके हैं। आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी एवर स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। हमारा यूएसए का और भारत का जो रिश्ता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी बात यहां पर करी गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मैं हम चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों और काम करें। यहीं पर पीएम मोदी के द्वारा भी यहां पर एक जो है सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया गया, बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप को यहां पर धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि दोनों लार्ज जो इकोनॉमीज हैं दुनिया की और सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसीज हैं, यूएसए और इंडिया जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, गणतंत्र हैं, वो एक साथ काम करेंगी, लोगों की भलाई के लिए यहां पर काम किया जाएगा। तो बेसिकली यहां पर ये आ रही है, फिलहाल क्या स्टेप लिया गया है, फिलहाल जो चीज ली गई है, इस ट्रेड डील, ये जो ट्रेड डील है ये साइन होगी, इस पर डिस्कशन होगा इंडिया और यूएसए के बीच में। लेकिन यहां पर अभी फिलहाल क्या हुआ है, जो टैरिफ इंडिया पर लगे हुए थे, उन टैरिफ को 50% से घटाकर 18% पे उन टैरिफ्स को ला दिया गया है। टैरिफ्स हैव बीन रिड्यूस्ड। और यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात और कही है कि इंडिया ने यहां पर प्रॉमिस किया है कि इंडिया जो है विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इस चीज को लेकर इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया है, ये सिर्फ
यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कहा गया है सोशल मीडिया पर, लेकिन इंडिया की अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि यहां पर यह प्रतिक्रिया जरूर आई है कि दोनों देश के बीच में अब एक ट्रेड डील जो है वो साइन होगी, और यहां पर इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होंगे। 18% जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अभी तक जो टैरिफ लग रहा था वो 50% टैरिफ था। इस 50% टैरिफ को रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। यहां पर रशियन ऑयल हम इंपोर्ट करना बंद करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। ऑफिशियल जब स्टेटमेंट्स आएंगे तब वहां से क्लियरिफाई होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया और यूएसए एक ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं, और ये ट्रेड डील हमें आने वाले 1-2 दिन में नजर आ सकती है, क्योंकि इंडिया के डेलीगेट्स जो हैं वो यूएसए के विजिट पर हैं इस वक्त, और यहां पर 1-2 दिन में ये ट्रेड डील साइन हो सकती है। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस जो हैं दोबारा से ट्रैक पर आ सकते हैं। यहां पर हम एक चीज समझने वाली बात है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो हेडविंड्स चल रही थी, जो असमंजस चल रही थी, यहां पर टैरिफ जो लगाए जा रहे थे, लगभग 50% तक टैरिफ इंडिया पर लगा दिया गया था, और यहां पर बात करी जा रही थी कि क्वाड इन ऑपरेशनल हो गया है, कि भाई क्वाड जैसा जो ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मेंबर हैं, ये इन ऑपरेशनल हो गया है। यहां पर कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। यहां पर हमने पढ़ा था कि आने वाले समय में क्वाड की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकता है और इंडिया इसे होस्ट कर सकता है। इंडिया में होस्ट, और यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो होंगे उन्हें इनवाइट किया जाएगा, और जापान के प्राइम मिनिस्टर को भी यहां इनवाइट किया जाएगा क्वाड की जो आगामी मीटिंग हो सकती है, और ये मीटिंग 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसी के चलते अब जो ट्रेड डील है उससे ये चीजें साफ हो गई हैं कि क्वाड की जो मीटिंग है वो हो सकती है इन 2026 या 2027 के स्टार्टिंग में। ये मीटिंग हमको देखने को मिल सकती है। क्वाड को लेकर यहां पर ये चीज सामने आ सकती है। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स की हेडविंड्स थी, यहां से थोड़ा प्रेशर कम हुआ है इंडिया पर जो भी प्रेशर चल रहा था, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ये इंफॉर्मेशन था। जो ट्रेड डील जब साइन होगी तब हम उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि उस ट्रेड डील में किन किन पॉइंट्स पर जो है डील पर साइन किया गया। जैसे हमने इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील को समझा था, किस किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या और कौन सा सेक्टर पर कितना टैरिफ हटाया जाएगा, कितना टैरिफ लगाया जाएगा, ये सारी चीजें हमें आने वाले एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगी जब ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो आर्टिकल है आपका, ये है पेनैयार रिवर डिस्प्यूट, ठीक है। एक रिवर है जिसका नाम है पेनैयार। इस रिवर पर डिस्प्यूट चल रहा है दो स्टेट्स के बीच में, यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु दो स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है इस रिवर पेनैयार रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर यहां पर। और इस डिस्प्यूट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि भाई आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए और इस डिस्प्यूट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब यहां पर हम समझें इस चीज को कि ये जो पेनैयार रिवर वाला जो ये जो टॉपिक है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण जो हमारा टॉपिक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जीएस पेपर 3 में एज वेल एज जीएस पेपर 2, क्योंकि यहां पर ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? ट्रिब्यूनल की बात करी गई है। तो जीएस पेपर 2 भी यहां पे कॉरेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से ये जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर सबसे पहली हम बात समझें तो पहले हम यही जान लेते हैं ये जो रिवर है, ठीक है। लेट्स राइट पेनैयार रिवर। पेनैयार रिवर, ये रिवर जो है न्यूज में है। सबसे पहले तो आपको इस रिवर का जो है नाम याद रखना है, पेनैयार रिवर। इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिवर से रिलेटेड जो भी हमारे पास जानकारी है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसे ढंग से समझते हैं।
पेन्नैयार रिवर। ठीक है, रिवर से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस रिवर की बात करी जाए, सबसे पहले इस रिवर को साउथ इंडिया में ये दो स्टेट से पास होती है, कर्नाटक और दूसरा स्टेट है तमिलनाडु। गॉट इट? दो स्टेट से ये रिवर पास होती है। ठीक है, कर्नाटक में इसका ओरिजिन है। कर्नाटक में ये रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी चेन्ना शेखरा हिल्स। ठीक है, अगर इसकी ओरिजिन की बात करी जाए, ओरिजिन कि ये रिवर कहां से निकलती है, ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंदी दुर्ग माउंटेन, नंदी दुर्ग माउंटेन से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। अब ये नंदी दुर्ग माउंटेन जो है चन्ना केशवा हिल्स, कर्नाटक, चन्ना केशवा हिल्स, कर्नाटक में चन्ना केशवा हिल्स हैं। कर्नाटक जो स्टेट है वहां पर चन्ना केशवा हिल्स हैं। उन चन्ना केशवा हिल्स में एक नंदी दुर्ग माउंटेन है। चन्नवा केशवा एक हिल की रेंज है, उसमें एक माउंटेन है, एक पर्वत है, नंदी दुर्ग पर्वत। उस पर्वत से ये जो रिवर है पेन्नैयार रिवर, ये इसका उद्गम होता है, ये रिवर ओरिजिनेट होती है। इसके बाद यहां से ओरिजिन होने के बाद 77% ड्रेनेज बेसिन जो है इसका तमिलनाडु में लाई करता है। 77% ड्रेनेज बेसिन, मतलब 77% जो पानी है वो तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कर्नाटक से ये तमिलनाडु जाती है और तमिलनाडु से ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। यहां से आपने इसका लाइफ साइकिल देखा। कर्नाटक में रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर? पेन्नैयार रिवर। पेन्नैयार रिवर ओरिजिनेट होती है कर्नाटक में। कहां पे ओरिजिनेट होती है? चन्नशेखरा हिल्स के नंदी दुर्ग पर्वत से ओरिजिनेट होती है। कर्नाटक से निकल के ये तमिलनाडु में जाती है। तमिलनाडु में 77% ये ट्रेवल करती है और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर ये जो रिवर है वो ड्रेन हो जाती है। अब कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज में इस रिवर का दूसरा नाम भी है। इस रिवर को कहा जाता है दक्षिण पिनाकी। दक्षिण दक्षिण पिनाकी नाम से इस रिवर को जाना जाता है, दक्षिण पिनाकिनी, दक्षिण पिनाकिनी ये रिवर का नाम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। पेन्नैयार रिवर, पेन्नैयार रिवर है। इस रिवर की 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके नाम हमें याद रखने हैं। मार्कंडेय नंदी, दिस इज वेरी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, ये एक ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद कंबानिलुर, ठीक है, ये दूसरी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद तीसरी ट्रिब्यूटरी की हम बात करें, पंबार। ये 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। यूपीएससी अक्सर रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, हर साल रिवर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है। ठीक है, जो आज न्यूज़ में है फरवरी में, वो आने वाले मई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे पेन्नैयार रिवर की 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मार्कंडेय नंदी, कंबानी नुल्लर और पंबार। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो, बट ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, पेन्नैयार रिवर कन्नड़ में इसको दक्षिण पिनाकिनी बोला जाता है। ओरिजिन कर्नाटक में होता है चन्न केशवा हिल्स से, नंदी दुर्ग माउंटेन। ठीक है, तमिलनाडु में 77% ड्रेनेज बेसन है इसका और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पर हम न्यूज़ की बात करें, ठीक है,
न्यूज़ की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या न्यूज़ में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डायरेक्टिव्स दिए हैं कि वो एक ट्रिब्यूनल का फॉर्म करे, ताकि ये जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो एक डिस्प्यूट चल रहा है इस रिवर की वाटर शेयरिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे, ये है आपका कर्नाटक, यहाँ है तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक से ये रिवर चलती है, तमिलनाडु में जाती है, ठीक है। इस तरह से इसका फ्लो होता है। अब यहाँ पर कर्नाटक में कर्नाटक सरकार यहाँ पे डैम बना ले और तमिलनाडु में पानी नहीं जाने दे। इस तरह की डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है इस रिवर के वाटर को शेयरिंग को लेकर, ठीक है। इस नदी का पानी कैसे शेयर किया जाए उस चीज को लेकर यहाँ पर दोनों जो स्टेट्स हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, उनके बीच एक विवाद चल रहा है। उस विवाद को सुलझाने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार को कि आप क्या कीजिए, एक ट्रिब्यूनल का गठन कीजिए और यहां पर इस डिस्प्यूट को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। अब इस चीज को भी समझ लेते हैं क्या है। अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। किस में आती हैं? स्टेट लिस्ट का पार्ट होती हैं ये। स्टेट लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल में स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है वाटर मतलब इरिगेशन से रिलेटेड, डैम बनाने से एनक्रोचमेंट करना, ठीक है, डैम्स बनाना वाटर पर। रिवर का जो वाटर होता है उसके यूजेस को लेकर यहाँ पर स्टेट लिस्ट का ये पार्ट होता है। स्टेट लिस्ट में डील किया जाता है कि किस तरह से वाटर का यूज किया जाएगा। ये स्टेट जो केंद्र राज्य की सरकार होती है वो निर्धारित करती है। यहां पर हम बात करें कि अगर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट हो जाता है, कि अगर किसी नदी के पानी को शेयरिंग को लेकर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट बन जाता है, अगर ये वाली सिचुएशन हो जाती है, तब यहां पर आपका यूनियन लिस्ट प्ले में आ जाती है। ये यूनियन लिस्ट का पार्ट होता है। यहां पर पार्लियामेंट को अगर लगता है, इफ पार्लियामेंट deems it necessary in public interest, अगर पार्लियामेंट को, संसद को ऐसा लगता है, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसे यहां पर इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए, तब यहां पर ये यूनियन लिस्ट में पार्ट आ जाता है। वैसे तो वाटर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, याद रखिएगा। ये ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स में हमसे गलतियां करवा देते हैं। वाटर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है 7th शेड्यूल में, ठीक है। लेकिन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है ये यूनियन लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात होगी तब ये यहां पर यूनियन लिस्ट का जो है पार्ट बन जाएगा, अन्यथा वाटर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट ही रहेगा, ठीक है। यहां पर ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर क्या होता है, इंटर स्टेट रिवर्स के डिस्प्यूट्स के लिए, इंटर स्टेट रिवर्स डिस्प्यूट के लिए, अगर दो स्टेट्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में किसी नदी को लेकर, नदी के पानी के शेयरिंग को लेकर कोई भी विवाद आ जाता है, तो यहां पर आर्टिकल नंबर 262 ऑपरेशनल हो जाता है। आर्टिकल 262 यहां पर ऑपरेशनल हो जाता है। इस आर्टिकल में क्या हो जाता है, यहां पर पार्लियामेंट को एक पावर दी जाती है कि पार्लियामेंट कैन पास any act or form a tribunal, ठीक है। यहां पर अगर रिवर डिस्प्यूट का मामला है तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, 262 होगा। यहां पर पार्लियामेंट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई एक्ट पास कर सकती है या किसी ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। और यहां पर ये जो ट्रिब्यूनल होता है ना, याद रखिएगा,
ये जो ट्रिब्यूनल होता है यहां पर, इस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है, ट्राइब्यूनल्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। किसी कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रिब्यूनल को रिव्यू कर सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल जो फैसला सुना देता है वो बाइंडिंग होता है और इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज इस चीज को नोट डाउन कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल 262 है। यहां पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो यहां पर कोई भी एक्ट पार्लियामेंट पास कर सकती है, ट्रिब्यूनल बना सकती है, और यहां पर इस ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे ट्रिब्यूनल को रिव्यू कर सकता है, लेकिन इसका जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता यहां पर। ठीक है, ये पूरा जो डिसीजन था, पूरा आर्टिकल था, यहां पर हमने इस चीज को समझा। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये डिस्प्यूट है। कौन सी रिवर है? पेन्नैयार रिवर है। पेन्नैयार रिवर को लेकर यहां पर डिस्प्यूट है। ठीक है, वाटर स्टेट लिस्ट का पार्ट है 7th शेड्यूल में, लेकिन इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की जब बात आ जाती है तो वो यूनियन लिस्ट से डील करता है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना चाहिए तो यहां पर लॉ बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 262 हमने देख ही लिया। पेन्नैयार रिवर, इसे कन्नड़ में कहा जाता है दक्षिण पिनाकिनी। कर्नाटक में इसका ओरिजिन है नंदीदुर्ग माउंटेन, चंद्रशेखवा हिल्स। ठीक है, इसके बाद ये तमिलनाडु में इसका मेजर पोर्शन फ्लो होता है 77%, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी ड्रेन कर देती है। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पेन्नैयार रिवर की 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने देखी यहां पर। नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। यस, दिस इज रिलेटेड विद फाइनेंस कमीशन। ठीक है, राइज इन सदर्न स्टेट शेयर ऑफ फंड्स गिव नो रिलीफ टू तमिलनाडु। देखो पूरी चीज क्या है यहां पर, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो समझनी है यहां पर 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। जब बजट पेश हुआ, बजट के साथ यहां पर 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी सदन में पेश करी गई। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है was also put on the table in the parliament along with the budget, और यहां पर सरकार ने 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर हमें 16th फाइनेंस कमीशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक एक बॉडी है। ठीक है, और ये जिस आर्टिकल के तहत बनाई जाती है वो है आर्टिकल 280, 280 आर्टिकल के तहत यहां पर इसका गठन किया जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये 5 साल या उससे पहले बनाया जा सकता है और इसके रिकमेंडेशन आते हैं। और फाइनेंस कमीशन बेसिकली यहां पर बात करता है 2 चीजों की। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर 2 तरह की बात करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताता है हमें एक तो वर्टिकल टैक्स कैसे बांटा जाएगा, ठीक है, इसके साथ यहां पर हॉरिजॉन्टल टैक्स कैसे बांटा जाएगा उसकी बात भी यहां पर फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन वर्टिकल टैक्स रिवॉल्यूशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवॉल्यूशन दोनों की बात करता है। अब ये वर्टिकल टैक्स रिवॉल्यूशन क्या है, हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवॉल्यूशन क्या है, हम ये समझते हैं। ठीक है,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स। देखो क्या हुआ, यहां पर है हमारी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू आया, क्या आया, रेवेन्यू आया, यहां पर केंद्र सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया। और लेट्स सपोज यहां पर केंद्र सरकार के पास आया आपका 100 रुपए। क्या सिनेरियो है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्ट होकर आया, देश में से टैक्स कलेक्ट हुआ, और लेट्स सपोज 100 रुपए टैक्स जो है पूरा देश भर से 100 रुपए टैक्स कलेक्ट होकर आया एक फाइनेंशियल ईयर में, और यहां पर गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितने रुपए आए, 100 रुपए आए। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस टैक्स को शेयर करेगी, ये जो रेवेन्यू आया है इस टैक्स को शेयर करेगी, किसके साथ शेयर करेगी, स्टेट्स के साथ, ठीक है, स्टेट्स के साथ यहां पर क्या किया जाएगा, इस टैक्स को शेयर किया जाएगा, टैक्स शेयरिंग। इस टैक्स शेयरिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट से जब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जो शेयरिंग होती है टैक्स की शेयरिंग, इस शेयरिंग को कहा जाता है वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है। जब वर्टिकली ऊपर से नीचे ये जो टैक्स डिवॉल्व हो रहा है, टैक्स शेयर हो रहा है, इसी को कहा जाता है वर्टिकल टैक्स शेयरिंग। अब यहां पर 100 रुपए सरकार के पास आए, ठीक है, यहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अब यहां पर फाइनेंस कमीशन ने कहा, लेट्स सपोज 15th फाइनेंस कमीशन जो था हमारा, 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि भाई आप 41% जो है पैसा किसके साथ शेयर करोगे, स्टेट्स के साथ शेयर करोगे, ठीक है। यहां पर अब सरकार क्या करेगी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए 41 रुपीज यहां पर शेयर करेगी स्टेट्स के साथ, ठीक है। 41 रुपीज शेयर किए गए किसके साथ, राज्यों के साथ यहां पर शेयर किए गए, और 59% किसके पास रह गया, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी कितना बचा, 59 बचा। अब इस 59 में से भी जो केंद्र सरकार है वो आपका ग्रांट, सब्सिडीज और स्कीम्स देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। क्या करेगी, यहां पर ग्रांट्स दी जाएंगी, स्कीम्स के थ्रू पैसा जाएगा, सब्सिडीज का पैसा जाएगा, कहां जाएगा, ये पैसा जाएगा स्टेट्स के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आए, 100 रुपए में से फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई 41 रुपीज तो आप दे दो स्टेट्स को, 41%, अब बचा हुआ 59% है। अब ये केंद्र सरकार क्या करती है, तरह तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आती है, ग्रांट इन एड देती है स्टेट्स को, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ये पैसा भी स्टेट्स की तरफ जाता है। इस चीज को कहा जाता है क्या, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन। और बचा कुचा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अपने जो भी काम करने होते हैं उस चीज को, जो भी एक्सपेंडिचर करना होता है, हमने बजट में समझा, उसको यहां पर बजट एक्सपेंडिचर को करने के लिए क्या करती है, सरकार यूज करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट्स के पास कितना पैसा आया, 41 रुपीज, यहां पर 41 रुपीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास आए। अब ये 41 रुपीज आपके यूपी को भी देने हैं, बिहार को भी देने हैं, तमिलनाडु को भी देने हैं, कर्नाटक को भी देने हैं, मेघालय के पास भी जाएंगे। इस तरह से जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ ये जो पैसा है वो बटेगा। ये 41 रुपीज किसी ना किसी बेसिस पर यहां पर इन सारे स्टेट्स में, जो भी हमारे देश के स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में यहां पर इस पैसे को बांटा जाएगा, ठीक है। अब इस पैसे को कैसे बांटा जाता है स्टेट्स के बीच में, ये जो टैक्स, ये जब स्टेट्स के बीच में बट रहा है, यूपी के पास, बिहार के पास, मेघालय के पास, असम के पास, ठीक है, इस तरह से इस टैक्स डिवोल्यूशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स
डिवॉल्यूशन, ये चीज भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन भी फाइनेंस कमीशन बताता है, और हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन की बात करें, फाइनेंस कमीशन कैसे डिसाइड करता है किस देश, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। तो फाइनेंस कमीशन कहता है सबसे पहले तो भाई हम देखते हैं उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, सबसे पहले क्या देखा जाएगा? जनसंख्या कितनी है उस स्टेट की, जनसंख्या देखी जाएगी, पॉपुलेशन को देखा जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ द स्टेट, एरिया ऑफ स्टेट, एरिया को देखा जाएगा। ठीक है, एरिया के बाद यहां पर देखा जाएगा उस स्टेट में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर देखा जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन, एरिया ऑफ स्टेट, इसके बाद डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि यहां पर लोग जो हैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। इसके बाद लोगों के टैक्स एफर्ट्स, सरकार के लोगों के टैक्स एफर्ट्स के कितने यहां पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है। टैक्स एफर्ट के साथ यहां पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम या फिर पॉवर्टी, इस फैक्टर को भी यहां पे कंसिडर किया जाता है, कितनी गरीबी है उस पर्टिकुलर राज्य में। ठीक है, इसके साथ स्टेट का शेयर, स्टेट्स शेयर टू द जीडीपी, कि वो स्टेट जो है जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। इन पैरामीटर्स के बेसिस पर क्या किया जाता है? टैक्स को बांटा जाता है अलग अलग राज्यों के बीच। ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? भाई जनसंख्या कितनी है आपके राज्य में, उस बेसिस पर आपका राज्य कितना बड़ा है, मध्य प्रदेश ज्यादा बड़ा है, राजस्थान ज्यादा बड़ा है, त्रिपुरा छोटा है, ठीक है, नागालैंड छोटा स्टेट है, गोवा छोटा स्टेट है, उसके बेसिस पर भी फॉरेस्ट कवर कितना है आपके यहाँ। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आपके लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जॉब्स कितनी रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आप, कितनी बना पा रहे हो, टैक्स एफर्ट्स कितने हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम या पॉवर्टी, गरीबी कितनी है आपके राज्य में, आपका राज्य केंद्र जो हमारे नेशनल जीडीपी है उस नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये सारे पैरामीटर्स क्या किए जाते हैं, यहां पर देखे जाते हैं। दोनों फाइनेंस कमीशन, जो भी फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश होता है, चाहे वो 5 साल बाद हो या 5 साल से पहले हो, उस सारे केसेस में इन हॉरिजॉन्टल राज्यों के बीच किस तरह से पैसा बांटा जाएगा, वो राज्यों के बीच किस तरह से पैसा बांटा जाएगा, ये डिसाइड होता है इन सारे पैरामीटर्स को। अब बात करते हैं 15th और 16th फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं अरविंद पेनगरिया जी। अरविंद पेनगरिया जी ने यहां पर रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दी है, और यहां से हमारे पास चीजें साफ हो गई हैं। सबसे पहला जो चीज है वो क्या है यहां पर? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन 15th फाइनेंस कमीशन ने इसका वेटेज रखा था 15%, कि भाई हम कैलकुलेट करने में पॉपुलेशन देखेंगे 15% सिर्फ। अब इसको बढ़ाकर 17.5% कर दिया है। अब ये कितनी चिंता की विषय है, हम ये ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं। चिंता का विषय यहां क्या है? अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन है उस राज्य को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, और जिसमें कम है उसको कम पैसा मिलेगा। साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अब हमने क्या किया? पॉपुलेशन का शेयर यहां पर बढ़ा दिया, तो जो साउथ की स्टेट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे पैरामीटर की हम बात करें, यहां पर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक
परफॉर्मेंस। अगर हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की यहां पर बात करें, 15th फाइनेंस कमीशन ने यहां पर 10% इसकी अमाउंट रखा था, अब यहां पर बढ़ाकर कर दिया है 12.5%। अब लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई। पॉपुलेशन भले ही नॉर्थ इंडिया स्टेट्स की ज्यादा हो, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस किसका अच्छा है? साउथ इंडियन स्टेट्स का, यहां पर उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करने की कोशिश जहां तक है पॉसिबिलिटी बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद चलें स्टेट्स का शेयर टू जीडीपी। स्टेट्स का शेयर जीडीपी में कितना है, इस चीज की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम स्टेट के शेयर की बात करें, ये अभी फैक्टर जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन यहां पर जो 16th फाइनेंस कमीशन आया है, इसने यहां पर 10% जो है इसको रखा है यहां पर कि स्टेट का जो शेयर है 10% तक यहां पर काउंट किया जाएगा कि कितना आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब हम इसके बाद बात करें टैक्स एफर्ट्स की। ठीक है, टैक्स एफर्ट्स की यहां पर बात की जाए कि आप टैक्स कलेक्ट कर कितना कर पा रहे हो। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें यहां पर टैक्स एफर्ट्स की, तो यहां पर 25% था अभी तक, 2.5% था, सॉरी माय बैड, 2.5% से कंसिडर किया जाता। अब 16th फाइनेंस कमीशन में इसे कंसिडर नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि यहां पर क्या किया गया है, टैक्स एफर्ट्स को कंसिडर नहीं किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन में। पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 15th फाइनेंस कमीशन में क्या नहीं था? स्टेट का शेयर जीडीपी में, जो अब यहां है। 16th फाइनेंस कमीशन में क्या नहीं है? टैक्स एफर्ट्स नहीं है, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में था। ठीक है, पॉवर्टी की अगर हम बात करें, एक और पैरामीटर देख लेते हैं, पॉवर्टी, गरीबी की अगर हम बात करें, यहां पर गरीबी के बेसिस पर किस तरह से, अगर गरीबी है तो यहां पर बोला गया था 45% इसका पैरामीटर रहेगा, अब इसे घटाकर 42.5% कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप समृद्ध हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हूं। ये पूरा फाइनेंस कमीशन किस तरह से काम करता है, 15th और 16th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस है, यहां पर हम ये पूरा ब्यौरा जो है अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस सेम है। ठीक है, ये जो मेन पैरामीटर्स हैं ये हमने देखे। ठीक है, इनको आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार देख लेते हैं दोबारा से न्यूज क्या कहती है, जो भी अभी हमने पढ़ा। बेसिकली यहां पर क्या हुआ है, तमिलनाडु को राहत नहीं मिली है। अब क्या राहत नहीं मिली है, कितना परसेंट कमी हुई? 15th फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से यहां पर बात करी गई। बेसिकली हमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन को समझना। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280 के तहत बनाई जाती है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर 5 साल में या 5 साल से पहले। यहां पर इसके दो काम होते हैं, एक होता है वर्टिकल टैक्स रिवोल्यूशन कि सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट में कैसे पैसा बांटा जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवोल्यूशन कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से पैसा डिवाइड किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू शेयर करती है स्टेट्स के साथ, इस चीज को बोला जाता है वर्टिकल टैक्स रिवोल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से स्टेट्स के साथ शेयर करती है। 41% जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था, सेम 16th फाइनेंस कमीशन ने भी इस चीज को यही कहा है कि 41% ही दिया जाएगा। यहां पर स्टेट का जो शेयर है वर्टिकल टैक्स रिवोल्यूशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। 41% 15th फाइनेंस कमीशन में भी था और 41% 16th फाइनेंस कमीशन में भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें स्टेट्स में कैसे पैसा डिवाइड होता है, इसे हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवोल्यूशन बोला जाता है। ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि किस किस पैरामीटर के बेसिस पर यहां पर जो रेवेन्यू है उसे शेयर किया जाता है। पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द स्टेट, फॉरेस्ट, जंगल कितना है आपके यहां, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स परफॉर्मेंस, पॉवर्टी, स्टेट का शेयर जीडीपी में। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें 15th और 16th फाइनेंस कमीशन में क्या डिफरेंस है। दो सबसे बड़े डिफरेंस आपको देखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्टेट का शेयर जीडीपी में 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं काउंट होता था, 16th फाइनेंस कमीशन में 10% होता है। 16th फाइनेंस कमीशन में टैक्स एफर्ट्स काउंट नहीं किए गए हैं, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन में ही काउंट किए गए थे। पॉपुलेशन का शेयर बढ़ गया है, हाँ भाई बढ़ गया है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का भी शेयर यहां पर बढ़ गया है, पॉवर्टी का शेयर यहां पर घट गया है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ये इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल इज वेटलैंड एज अ नेशनल पब्लिक गुड। जो वेटलैंड्स होते हैं, यहां पर बात करी गई है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड इस तरह की भूमि होती है जो कच्ची भूमि होती है, जहां पर ना वो प्रॉपर लेक होती है ना वो प्रॉपर प्लेन होता है। उस प्लेन और लेक के बीच का जो पोर्शन होता है उसे बोला जाता है वेटलैंड। तो यहां पर यही एक आर्टिकल आया है। ठीक है, आप इस आर्टिकल को सबसे पहले यहां पर इस चीज को देखेंगे तो यहां पर इस चीज की समरी जो है निकल कर आएगी कि भाई हमारे लिए वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस पूरे टॉपिक की, वेटलैंड्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, यहां पर हम समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले वेटलैंड्स। ये चीज याद रखिएगा, वेटलैंड जो है यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो है वेटलैंड है यूपीएससी का, तो इसे ध्यान से समझिएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। ठीक है, मेंस स्टार मार्क कर लीजिए। अब शुरुआत करते हैं वेटलैंड से। क्या शुरुआत करनी है? सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। आज तारीख है 3 फरवरी, कल थी 2 फरवरी, कल वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था। इसी वजह से आज हमें ये एडिटोरियल न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है। अगर हम 2026 की बात करें, इस साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, यहां पर बात करी गई है भाई वेटलैंड्स को अब हमें बचाने की जरूरत है। ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे पारंपरिक नॉलेज है उसके जरिए हमें बचाना है वेटलैंड्स को, उन्हें सुरक्षित रखना है। तो यहां पर बात करी गई है, कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं। पहला स्लोगन यहां पर दिया गया है कि भाई प्रोजेक्ट्स टू प्रोग्राम्स, इस चीज पर ध्यान देना है, प्रोजेक्ट नहीं करने हैं, प्रोग्राम चलाने हैं। ब्यूटिफिकेशन नहीं करना है हमें, ब्यूटिफिकेशन टू इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी। ब्यूटिफिकेशन टू इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी, भाई उसकी फंक्शन क्या है वेटलैंड्स के, वो हमें यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, वेटलैंड जो होता है हमने समझा लैंड, जो जमीन होती है वो, वाटर और डेवलपमेंट। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वेटलैंड। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका वेटलैंड, जहां पर ये तीनों चीजें मिल जाए उसी जगह को बोलते हैं वेटलैंड। जमीन, पानी और डेवलपमेंट जहां होता है उसी को यहां पर बोला जाता है वेटलैंड्स। अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, इस आर्टिकल में बताया गया है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो जो वेटलैंड्स होते हैं वहां पर कुलम्स यूज किया जाता है। क्या बोला जाता है?
कोलम्स। ये ह्यूमन मेड टैंक्स होते हैं, ह्यूमन मेड टैंक्स, टंकियां होती हैं जो इंसान बनाता है। इन टैंक्स के मदद से हम वेटलैंड्स को प्रिजर्व करते आए हैं। हमारी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने कोलम्स के थ्रू वेटलैंड्स को प्रिजर्व करके रखा है। अगर हम बात करें केरला की, केरला की बात करें तो केनीस, ये शैलो वेल्स होते हैं, ज्यादा गहरे नहीं, हल्के गहरे जो कुएं होते हैं उनको केनीज कहा जाता है, केनी। तो इनके ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, ये जो हम कम्युनिटीज इस तरह की जो डेवलपमेंट करते आई है, प्रोग्राम्स चलाते आई है, कुलम्स का जो आइडिया है, केनीज का जो आइडिया है, इनकी वजह से जो वेटलैंड्स हैं उन्हें अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया, हमारी जो जनजातियां हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके द्वारा। अब हो क्या रहा है, ये जो वेटलैंड्स हैं ये डिग्रेड होते जा रहे हैं। ठीक है, वेटलैंड्स, ये जो वेटलैंड्स की जो भूमि है यहां पर, ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे जो सर्विसेज होते हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज, वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम है। अब क्या चीज है, ध्यान से पहले ओवरव्यू समझेंगे। वेटलैंड आपने पढ़ा होगा, ये जो टॉपिक है एनवायरनमेंट में, कहीं ना कहीं आपने इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम अमेजोन को दुनिया का लंग कहते हैं, अगर हम अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट को दुनिया के फेफड़े का अगर हम कंसिडर करें, तो दुनिया की किडनी क्या है? इफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज द लंग ऑफ द अर्थ, देन व्हाट आर इट्स किडनी? दुनिया की किडनी का फंक्शन कौन प्ले करता है? तो दुनिया की किडनी का फंक्शन प्ले किया जाता है वेटलैंड्स के द्वारा। वेटलैंड क्या करते हैं, जो भी गंदगी होती है उसको क्लीन करने का काम करते हैं वेटलैंड। फॉर एग्जाम्पल, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी आगरा में, जिसे कीठम झील कहा जाता है। इसी के साथ भरतपुर में केवलादेव बर्ड सेंचुरी जो है, केवलादेव, वो भी एक वेटलैंड है। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स, ये हमारे देश में लगभग 100 के बराबर हमारे यहाँ वेटलैंड्स हैं, 98 टू 100 के बीच में हमारे यहाँ वेटलैंड्स हैं। ये वेटलैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इन वेटलैंड्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट करने का, डिग्रेड करने का पावर जो है वेटलैंड्स रखते हैं। इसके साथ वेटलैंड्स जगह प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्दियों में चिड़ियां आती हैं साइबेरिया से, जो भी पक्षी उड़कर आते हैं, वो ज्यादातर कहाँ विश्राम करते हैं? वो वेटलैंड्स को अपना साइट बनाते हैं, वहां पर रहते हैं, ठीक है, प्रजनन करते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये वेटलैंड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ वेटलैंड्स जो है एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, वेटलैंड्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी सर्विसेज वेटलैंड्स हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, वेटलैंड सबसे ज्यादा थ्रेटेंड इकोसिस्टम है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि जो वेटलैंड्स हैं उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हम करते हैं, इंसान ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वेटलैंड्स को बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिलता है। ठीक है, अभी तक वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव जगह जगह पर चलाए गए। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में कोलम्स बनाकर वेटलैंड्स को प्रिजर्व किया गया, केरला में केनीज को बनाकर वेटलैंड को प्रिजर्व किया गया। इसी तरह से नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, इस हर तरफ इंडिया में इनको वेटलैंड्स को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, इसको इंडिया की अगर हम बात करें, अगर भारत की हम बात करें, इंडिया, ठीक है, हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और लॉ हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड लॉज, ये हैं हमारे पास। क्या नहीं है इंडिया के पास? कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन।
ये नहीं है इंडिया के पास। इंडिया ने हमने लॉ तो बना लिए वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना हमें नहीं आया, हमने उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 में हमने एक रूल्स बनाए थे, वेटलैंड्स को हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उनका मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। बावजूद इसके, इस रूल के होने के बावजूद भी हमने क्या देखा, 40% 40% वेटलैंड्स जो हैं डिसअपियर हो गए इन लास्ट 3 डिकेड्स। पिछले 3 दशकों में 40% वेटलैंड जो है डिसअपियर हो गए, और आज की डेट में 50% से ज्यादा वेटलैंड्स जो हैं, 50% से ज्यादा वेटलैंड्स डिग्रेडेशन की हालत में हैं। उनकी जो स्थिति है वो गंभीर है, अच्छी नहीं है। लॉ है, लेकिन हम उस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, यहां पर यह बात कही गई है इस आर्टिकल में। इसके अलावा हमारे पास है, और क्या है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उनको कंजर्व करने के लिए नेशनल प्लान भी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए हैं हमने, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तरह तरह के वेटलैंड्स होते हैं ना, यहां पर आप देखेंगे इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो वेटलैंड्स जो हैं बहुत तरह के वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ वेटलैंड्स, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ब्रैकिश वाटर वेटलैंड्स हैं हमारे पास। इस तरह की यहाँ पर बात करी गई है कि वेटलैंड्स जो हैं बहुत तरह के हमारे पास मौजूद हैं, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बावजूद भी वेटलैंड्स को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक वेटलैंड होता है, एक वेटलैंड तो है, ठीक है, हमारे देश में। अब इस वेटलैंड को एक दर्जा दिया जाता है रामसर साइट का। रामसर कन्वेंशन हुआ था जहां पर यह डिसीजन लिया गया था कि जिस साइट को रामसर वेटलैंड का दर्जा दे दिया जाएगा वो नेशनल इंपॉर्टेंस का, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वो क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। ये रामसर साइट का डेजिग्नेशन जिसे मिल जाता है, ठीक है, टैग जिसे मिल जाता है, ये सिर्फ एक बैज नहीं है, बैज ऑफ ऑनर नहीं है, ये क्या है, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई आपकी कंट्री में एक वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, अब आपके लिए कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, इसके साथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां आ रही हैं आपके पास कि आपको इस वेटलैंड की सुरक्षा करनी है, ठीक है, वेटलैंड की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। तो अब हम इसमें बात करें, इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए क्या इनिशिएटिव चलाया गया, MS स्वामीनाथन जी जो हैं, MS स्वामीनाथन जी जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्होंने चलाया था, इनके द्वारा एक रिसर्च इनके नाम पर एक रिसर्च फाउंडेशन चलती है, ठीक है। MS स्वामीनाथन जिन्होंने चलाया था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनके नाम पर एक रिसर्च फाउंडेशन चलती है। ये क्या है, एक NGO है। ये NGO स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करता है, प्लस ये लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स के साथ
लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, वेटलैंड्स को बचाने की प्रयास करते हैं। किस तरह से करते हैं, ये लोग वेटलैंड मैपिंग करते हैं, वेटलैंड मैपिंग करते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों तक पहुंचे। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऐसा जिसमें लोगों का विश्वास हो, लोगों को हमने इन्वॉल्व किया हो। ठीक है, इसके साथ लाइवलीहुड लिंक्ड कंजर्वेशन भी चलाते हैं, लाइवलीहुड लिंक्ड कंजर्वेशन, ये सारी चीजें ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर चलाते हैं ताकि वेटलैंड्स को प्रिजर्व किया जा सके। अब वेटलैंड्स जो हैं क्यों खराब हो रहे हैं, मेन हमें क्या जानना है, कॉजेस, क्या कॉजेस हैं वेटलैंड्स के डिग्रेडेशन के। भाई इतने सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एनजीओस काम कर रहे हैं, स्टिल जो वेटलैंड्स हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो खराब होती जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे, अब हम कारण की बात करें तो सबसे पहला जो वेटलैंड होता है, कोई भी वेटलैंड होता है ये काम करता है टाइमिंग एंड फ्लो ऑन वाटर, रिलाई ऑन टाइमिंग एंड फ्लो ऑफ वाटर। अगर ज्यादा पानी आ जाएगा तो वो लेक बन जाएगी, एक ऑप्टिमम अमाउंट का पानी चाहिए वेटलैंड को बनने के लिए। ज्यादा पानी आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। लेक नहीं बनाना है, वेटलैंड डिपेंड करता है पानी का फ्लो कितना है, पानी कितने समय के लिए रह रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये टाइमिंग और फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। ये जो फ्लो ऑफ वाटर और टाइमिंग है इसे हमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, दिस गॉट डिस्टर्ब्ड। क्या हो गया, ये संतुलन हमने बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा, हमने डैम्स बनाए, सैंड माइनिंग करी, डैम्स, सैंड माइनिंग, एनक्रोचमेंट्स और काफी सारे इसके रीजन जो हैं, बहुत सारे रीजन जो हैं। सबसे पहली चीज, वेटलैंड जो है वो डिपेंड करते हैं एक फ्लो ऑफ वाटर और टाइमिंग ऑफ वाटर कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वहां वाटर रहे और उतने ही रेगुलेटेड अमाउंट में रहे। अब इस फ्लो को हमने डिस्टर्ब कर दिया, हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए, हम सैंड माइनिंग कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेटलैंड्स का जो फ्लो है वाटर का, टाइमिंग है वाटर की, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिसरप्ट हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइपेरियन वेटलैंड्स की हम बात करें, राइपेरियन वेटलैंड्स, अगर हम राइपेरियन वेटलैंड्स की बात करें, यहां पर हम क्या करते हैं, इसे ट्रीट करते हैं स्पेयरलैंड की तरह, ट्रीट इट एज अ स्पेयर लैंड। हम ये सोचते हैं कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये बची हुई भूमि है, चलो यहां पर हम बिल्डिंग बना लेते हैं, रेदर देन एक्टिव रिवर स्पेस, रेदर देन एक्टिव रिवर स्पेस। जो वेटलैंड होते हैं उनमें पानी कहां से आता है, नदियों के द्वारा आता है। नदियों जो हैं वो फ्लो को मेंटेन करके रखती हैं वाटर को। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन अब जो वेटलैंड की जो भूमि होती है उसमें हम क्या सोचते हैं, ज्यादातर अभी तक जो सोच रही है वो सोच रही है कि भाई ये एक्टिव रिवर स्पेस नहीं है, पूरी नदी यहां होके नहीं गुजर रही है। ठीक है, हालांकि वो नदी का ही हिस्सा है। अगर आप कभी केवलादेव बर्ड सेंचुरी भरतपुर गए हो, वहां आपने देखा होगा दलदली भूमि होती है। वो दलदली भूमि क्यों है, क्योंकि किसी नदी के पानी का वहां पर फ्लो है, वो पूरा पानी नदी की तरह नहीं बह रहा है, लेकिन उस नदी ने वहां पर दलदली मिट्टी बनाए रखी हुई है। हम क्या सोचते हैं, ये रिवर जो एक्टिव रिवर नहीं है, ये रिवर का इलाका नहीं है, चलो यहाँ पर और ज्यादा कंक्रीट कर बिछाते हैं और यहाँ पर बिल्डिंग बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये इस तरह की जो चीजें हैं यहां पर रही। ठीक है, इसके अलावा अर्बन वेटलैंड्स होते हैं,
अगर हम अर्बन वेटलैंड्स की बात करें, शहरों में जो वेटलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, हम ये जो होता है अर्बन वेटलैंड, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर शहर में कोई बाढ़ आ जाती है, उस बाढ़ का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वेटलैंड। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? यूट्रिफिकेशन हो रहा है। यूट्रिफिकेशन, लेट मी, यस, यूट्रिफिकेशन यहां पर हो रहा है। पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन करते हैं लोग, यूट्रिफिकेशन हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप शहर में रहते हैं, जब अ, बारिश का मौसम होता है, पानी भर जाता है जगह जगह, नालियों का पानी उफनने लगता है, सीवर वेस्ट जो है वो उफनने लगता है, और उसमें बहुत सारा पोल्यूशन होता है। ये पोल्यूशन कहाँ जाता है अल्टीमेटली? जो शहर के आसपास वेटलैंड्स होते हैं वहां चला जाता है, यूट्रिफिकेशन हो जाता है। अब इस यूट्रिफिकेशन की वजह से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, बायो डाइवर्सिटी कोलैप्स। यहाँ पर जो भी जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंगे रहते हैं, उन सब विनाश के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वो बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कोस्टल वेटलैंड्स की। वो वेटलैंड्स जो कहीं ना कहीं समुद्री इलाकों के नजदीक हैं, समुद्र तट पर स्थित हैं। वहां पर क्या होता है, ये वेटलैंड्स क्यों खत्म होते जा रहे हैं? क्यों? सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज क्यों हो रहा है भाई? नदी, समुद्र का पानी क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। नेचुरल चीजें भी होती हैं, जैसे साइक्लोन आ गया। साइक्लोन की वजह से क्या हुआ? वहां का जो मिट्टी है, जो लैंड है, वो खराब हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, डूब जाती है, बहुत ज्यादा सेलाइन हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। लोग टूरिज्म करते हैं इन इलाकों में, और टूरिज्म करते हैं, वहीं पर बॉटल्स फेंक देते हैं, चिप्स का रैपर फेंक देते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। टूरिज्म भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत एक चिंता का विषय है। इसके अलावा एक्वा कल्चर किया जाता है, लोग यहाँ पर मछली पालन करते हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को नुकसान पहुंचता है। एक्वा कल्चर किया जाता है। और सेटलमेंट्स जो हैं, सेटलमेंट्स को हम बढ़ाते जा रहे हैं इन इलाकों में। जो सेटलमेंट्स, लोगों के रहने की जगह हैं, वो हम वेटलैंड्स की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी वजह से कोस्टल जो वेटलैंड्स हैं, इन पर भारी नुकसान इन्हें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें मैनग्रूव वेटलैंड्स की। वो वेटलैंड्स जहां पर मैनग्रूव्स पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा, या लगून्स हो गया, जैसे चिलिका लेक। चिलिका लेक भी एक वेटलैंड है ना। चिलिका लेक हो गया, सुंदरबन वेटलैंड्स हो गए, सुंदरबन डेल्टा वाले। यहां पर दो तरह के प्रेशर होते हैं। क्या दो तरह की दिक्कतें होती हैं यहां पर? एक तो डेवलपमेंट का प्रेशर होता है, डेवलपमेंट प्रेशर ऑन लैंड साइड, जमीन की तरफ से, कि भाई डेवलपमेंट करना है, रोड बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है। दूसरी तरफ से क्या प्रेशर आ रहा है? सी लेवल राइज, सी लेवल राइज ऑन सी साइड। दो तरह का प्रेशर इन्हें झेलना पड़ता है, कि एक तरफ तो प्रेशर है लैंड की तरफ से कि डेवलपमेंट करना है, दूसरी तरफ है कि सी लेवल राइज हो रहा है। तो मैनग्रूव्स और लगून्स भी यहां पर सेफ नहीं है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो होती है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की अगर हम बात करें, जो पावर में है जो लोग, वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अंडर स्टाफ्ड हैं। स्टाफ ही नहीं है, कैसे काम होगा? ग्राउंड लेवल स्टाफ ही नहीं है, सब ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतना स्टाफ नहीं है। अंडर फंडेड है, अंडर फंडेड, फंड नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा? जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज हैं, उनके पास लोग नहीं है, पर्सनल नहीं है, फंड नहीं है। ठीक है, ये रीजंस हैं। इसके अलावा कंपीटिंग मैंडेट्स और ट्रेनिंग गैप्स। कंपीटिंग मैंडेट्स, कि भाई इन्हें फाइल में काम ज्यादा करना होता है। ट्रेनिंग गैप्स हैं,
प्रॉपर इन्हें वेटलैंड से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरह से वेटलैंड्स को ट्रीट किया जाए। ये स्टेट की तरफ से भी कुछ कमियां हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके हमने समझा, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तमिलनाडु की हम वेटलैंड हमने समझा, वेटलैंड क्या होता है, वो भूमि है जहां पर जमीन, वाटर और डेवलपमेंट लिंक करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी बात हम बात करें, बहुत सारे हमने इनिशिएटिव चला रखे हैं वेटलैंड्स के, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वेटलैंड जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। डैम्स बना रहे हैं, सैंड माइनिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से फ्लो और टाइमिंग जो है पानी की वो डिस्टर्ब हो रही है, वेटलैंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, हम रिवर, एक्टिव रिवर स्पेस कंसिडर नहीं करते हैं वहां पर। पॉल्यूशन की वजह से यूट्रिफिकेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर सी लेवल राइज हो रहा है, टूरिज्म है, साइक्लोन, एक्वाकल्चर, सेटलमेंट का एक्सपेंशन। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसके अलावा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी में भी बहुत सारी कमियां हैं कि स्टाफ नहीं है, पैसा नहीं है, ट्रेनिंग गैप्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं यहाँ पर हो रही हैं। अब चीजों को सही कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात करी गई है। ठीक है, वे फॉरवर्ड, कि हमें वे फॉरवर्ड भी करना है, किस तरह से बचाना है। सबसे पहले हमें काम करना है जो हमारे 2017 के रूल्स हैं। ठीक है, 2027 के जो हमारे रूल्स हैं वहां पर उन्हें पेयर करना है हमें पब्लिकली एक्सेसिबल मैप्स, लिंक विथ पब्लिकली एक्सेसिबल मैप्स। ठीक है भाई, लोगों तक मैप तो पहुंचाओ, कहां वेटलैंड है लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ग्रीवेंस रिड्रेस करना है, ग्रीवेंस रिड्रेस। ठीक है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। प्लस पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस, पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिस, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ। जो भी लोग वेटलैंड के आसपास रहते हैं, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में वेटलैंड होता है, एक ना एक वेटलैंड होता है, ऐसा इलाका होता है जो वेटलैंड है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो। ठीक है, और मैप्स पहुंचाएं हम वहां तक इन रूल्स को, तब हम इफेक्टिवली बना सकते हैं। ट्रीट वाटर वेस्ट बिफोर डंपिंग, ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर डंपिंग, कि जो खराब पानी है, सीवेज है, उसको डंप करने से पहले ट्रीट कीजिए, उसमें से जो पोल्यूशन है उसे अलग कीजिए, यहां पर वो जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना होगा, वेटलैंड कैचमेंट और हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी करनी होगी। वेटलैंड्स कैचमेंट एंड हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी, एक इंटीग्रेटेड हमें प्लान बनाना होगा जिसके तहत वेटलैंड का जो कैचमेंट एरिया है, हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, वो आपस में लिंक्ड रहे। ये कैसे होगा, फीडर चैनल्स को रिस्टोर करो, रिस्टोर फीडर चैनल्स, जहां से वेटलैंड में पानी आ रहा है उन चैनल्स को साफ किया जाए, ये जरूरी है, फीडर चैनल्स को साफ करने की जरूरी है। ठीक है, ब्लॉकेजेस को खत्म करना है। ठीक है, प्रिवेंट ब्लॉकेजेस, जो रोड या एनक्रोचमेंट बिल्डिंग वगैरह की वजह से जो भी ब्लॉकेज हो गए हैं, उन ब्लॉकेजेस को यहां पर खत्म करना है। सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं करनी है, स्टॉप सॉलिड वेस्ट डंपिंग। जो सॉलिड वेस्ट हम डंप करते रहते हैं, इस सॉलिड वेस्ट डंपिंग को हमें यहां पर रोकना है। ये बहुत सारे जो वे फॉरवर्ड यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह से इन वे फॉरवर्ड को आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। वेटलैंड पे कोई भी क्वेश्चन आए, आप इस तरह से इस चीज को लिख सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट आर्टिकल इज अ फुल स्टॉप। अ फुल स्टॉप क्या कह रहा है ये आर्टिकल? सबसे पहले यहां इस हेडिंग को समझिए आप।
क्या लिखा है इस हेडिंग में? मेकिंग एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है उसका एक्सेस गर्ल्स को देना, एक फंडामेंटल राइट बनाना इस चीज को एक बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है, पूरी कहानी क्या है इस कहानी को समझते हैं। यहां पर बहुत बड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। पिछले कुछ दिनों में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। ठीक है, हमारा देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट जो है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया जाता है, उस आर्टिकल नंबर को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पिछले कुछ दिनों में एक दिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया यहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होता है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है अंडर आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। पहली चीज, प्रीलिम्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑल्टरनेटिव ईयर में आर्टिकल 21 आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। आप हर साल का एक क्वेश्चन उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए, आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 21 जो है ना, वो यूपीएससी का सबसे फेवरेट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है ये अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब इस राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग गर्ल्स और कॉलेज गोइंग गर्ल्स, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं 11th 12th या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होती हैं, जब प्यूबर्टी हिट करती है और जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, मासिक धर्म जिसे हिंदी में कहा जाता है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तब दिक्कत ये आती है कि उन्हें जब when they are on their menstrual cycle, जब वो menstrual cycle पे होती हैं, menstrual days में होती हैं, तब वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, ठीक है, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, या काम पर से छुट्टी लेनी पड़ती है उन्हें, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कहीं ना कहीं हार्म होती है। किसके कंपैरिजन में हार्म होती है? उनके उन काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में। सपोज वो लड़कियां जो कि कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड्स को अफोर्ड कर सकती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अफोर्ड कर सकती हैं, उन लड़कियों के कंपैरिजन में जो वल्नरेबल सेक्शंस की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ जाती हैं। और साथ ही लड़कों से भी यहां पर लड़कियों को बहुत एक चुनौती फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कहीं ना कहीं उनको फेस करनी पड़ती है। आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। जो लड़कियां होती हैं और जब वो मेंस्ट्रुअल, जब उनके व्हेन दे आर ऑन देयर पीरियड्स, ठीक है, तब क्या होता है, उन्हें स्कूल नहीं जाना स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, जॉब पर जाने में दिक्कत होती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ना, इसे हमें एक्सपेंड करना होगा। क्या करना होगा? एक्सपेंड करना होगा टू दोज गर्ल्स, उन लड़कियों के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हमने इन्वॉल्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन का जो अधिकार है ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। डबल मार्क दिस क्वेश्चन, इस साल प्रीलिम्स में दिस क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स के पास जाएं, जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऑटोनॉमी होती है, और यहां पर विशेषकर बात करी जा रही है गर्ल्स की ऑटोनॉमी। ये ऑटोनॉमी मीनिंगलेस है, इस ऑटोनॉमी का कोई मतलब नहीं है जब तक लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ का एक्सेस नहीं मिल जाता। ठीक है, एक्सेस टू फंक्शनल टॉयलेट्स, ठीक है, मीनिंगलेस है अगर उनके पास क्या नहीं है, एक्सेस टू फंक्शनल टॉयलेट्स। अगर स्कूल कॉलेज इस तरह की जगहों पर
फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स ही नहीं है, तो उनकी जो ऑटोनॉमी है उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एडुकेट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, अगर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड्स, अगर सैनिटरी पैड्स का एक्सेस नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस पर नहीं है, फ्री में अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स की जो डिस्पेंसरीज हैं, कॉलेज की जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स वाले सेंटर हैं, वहां पर अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो उनका जो ऑटोनॉमी है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से भी कॉरेस्पॉन्ड करता है, जहां पर हम हाइजीन की बात करते हैं। ठीक है, हाइजीन मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल, हाइजीन मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल, ये चीजें अगर हम किसी भी लड़की को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो आर्टिकल 21 के तहत जो ऑटोनॉमी दी जा रही है उस ऑटोनॉमी का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्कूल्स, कॉलेजेस या जो भी ऐसी जगहें हैं वहां पर क्या किया जाए, फंक्शनल टॉयलेट्स एक्सेसिबल बनाया जाए, एडिक्वेट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों, अफोर्डेबल क्वालिटी पे हों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सैनिटरी पैड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वहां पर होनी चाहिए, हाइजीन मैकेनिज्म होना चाहिए डिस्पोजल को लेकर। ठीक है, अगर ये नहीं है, अगर ये चीजें कहीं पर नहीं है और ऑटोनॉमी अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो इस चीज का एक टर्म दिया है, उसे टर्म दिया गया है मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म दिया है, इस टर्म को बोला गया है मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी है हमारे देश में, कि हम लड़कियों को, गर्ल्स को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ का एक्सेस ही नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है भाई, ये मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी का एक इंडिकेशन है। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रोजेक्ट, द पैड प्रोजेक्ट है, द पैड प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की एक टैगलाइन है, इस प्रोजेक्ट की क्या है, एक टैगलाइन है, क्या है, अ पीरियड should end a sentence, a period should end a sentence, not a girl's education। कि भाई जो पीरियड है वो एक पीरियड सेंटेंस को स्टॉप करना चाहिए, सेंटेंस खत्म करने का इंडिकेशन होना चाहिए, किसी लड़की की शिक्षा में वो एक रोड़ा या हिंड्रेंस नहीं बननी चाहिए। इस चीज से इंस्पायर होकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। अब इस न्यूज को एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, यहां पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर दो जजेस थे, जस्टिस जेबी पदिवाला एंड आर महादेवन, इन्होंने, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन, इन्होंने यहां पर कहा कि हमें 360 डिग्री व्यू इस प्रॉब्लम की दिक्कत को समझना होगा। यहां पर फंक्शनल टॉयलेट्स, एडुकेट मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हाइजीन मैकेनिज्म फॉर डिस्पोजल, इस चीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की यहां पर बात करी गई। कोर्ट ऑर्डर्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहां पर निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं, क्या, हर स्कूल के पास एक फंक्शनल जेंडर्ड सेग्रीगेटेड टॉयलेट होना चाहिए, जेंडर बेस्ड सेग्रीगेटेड टॉयलेट होना चाहिए, बॉयज के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा अगर वो इस तरह कंप्लायंस नहीं करते हैं इस ऑर्डर का। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि एक्सेस नहीं रहता है गर्ल्स के पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ होती है उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जेंडर्ड लैक ऑफ इक्विटी को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स और मेल्स के बीच में एक इनइक्वालिटी यहां पर बनती जा रही है।
हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 का जो डेटा है उसने कहा है कि जो 15 टू 25 ईयर्स के जो विमेन हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है हाइजीन मेथड्स इंप्रूव हुए हैं पिछले नेशनल हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारा ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत यहां पर बताई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने भी यहां पर कहा स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें क्या करना होगा, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, और हमें इसे सस्टेन्ड तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यहां पर ये बात करी गई है और ये यहां पर अ पीरियड शुड एंड अ सेंटेंस नॉट अ गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस ईयर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक यहां पर है, ठीक है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो, ठीक है। Hope this lecture was useful to you. If you found it useful, then please share it with your friends और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं और जिनका करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। बी अ सीरियस एस्पिरेंट, टाइम वेस्ट करने के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए और एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़िए, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।